आज हम पाठ्य पुस्तक में महाकवि भूषण से संबंधित जो पद लगे हुए हैं उस पर चर्चा शुरू करेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। महाकवि भूषण के पदों को पढ़ने से पूर्व हम भूषण के बारे में आप एक संक्षेप में उसका परिचय अवश्य जान लें। उसका कारण यह है कि रीतिकाल के युग में भूषण एकमात्र ऐसे कवि हैं जो परंपरा से विपरीत उन्होंने अपना काव्य सर्जन किया है। रीतिकाल का युग श्रृंगार और विलासिता के मद में डूबा हुआ था और अधिकांश कवियों की जो कविताएं हैं वो हम देख चुके हैं कि वो पूरी तरीके से श्रृंगार काम भावना पर आधारित है। लेकिन उस युग में भूषण जैसा कवि जिसने राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा काव्य का सृजन किया, ऐसा रीतिकाल में कोई दूसरा कवि नहीं मिलता है। रीतिकाल पूरा युग हम देखते हैं कि सामान्यतः सभी कवियों के द्वारा आश्रयदाताओं की झूठी प्रशंसा या एक उनकी चाटुकारिता करके अपने राजाश्रय में अपना स्थान प्राप्त करना और बने रहना, और उनकी जो भी कुत्सित जीवन था, चाहे वह राजाश्रय का हो या जनाश्रय का, उस जीवन की ही और ज़्यादा उसको पल्वित और पोषित करना, यानी उनकी भावनाओं को काम भावनाओं को और ज़्यादा उत्थिप्त करना, ऐसा रीतिकाल के कवियों के द्वारा सामान्यतः किया गया है। भूषण ने भी हालांकि राजाश्रय ही प्राप्त किया, राजाश्रय में रहकर अपना जीवन यापन किया, परंतु उन्होंने अपने समकालीनों के समान श्रृंगार रस के जो स्वरूप है उसको उन्होंने काव्य का विषय नहीं बनाया। जो समकालीन कवि थे जिन्होंने श्रृंगार को ही एकमात्र काव्य का विषय बनाया, वैसा भूषण ने नहीं किया था। घोर विलासिता के युग में एक नए राष्ट्रीय स्वर को अपनी काव्य रचना द्वारा मुखरित करने का काम भूषण के द्वारा किया गया और तत्कालीन भारतीय समाज में एक नई राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का एक सफल प्रयास भूषण के द्वारा किया गया। इसी कारण से भूषण पर कुछ आरोप भी लगाए जाते हैं, जिसका हम थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे। उससे पूर्व में हम इस बात को समझ लें कि भूषण ने अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को आधार बनाने के लिए जिन नायकों को आधार बनाया उनमें एक तो थे शिवाजी और दूसरे थे छत्रसाल। शिवाजी के शौर्य साहस युद्ध पराक्रम निर्भीक और उदार व्यक्तित्व की स्तुति में भूषण ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने शिवाजी के आतंक के वर्णन में सेना सामंतों बादशाहों के आतंकित होने से लेकर बेगमों तक के मन में व्याप्त आतंक का वर्णन किया है। इसी प्रकार उनके दूसरे जो नायक छत्रसाल है, इन दोनों वीर पुरुषों के चरित्र को आधार बनाकर महाकवि भूषण ने तत्कालीन समय जो औरंगजेब का था, उस औरंगजेब के आतताई जो बादशाह के रूप में उसकी धीरे धीरे उसकी फैल रही थी, तो उसके विरोध में भूषण ने राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखरित किया था। यह उस समय के युग के यदि हम दृष्टिकोण से देखें तो बड़े साहस का काम माना जा सकता है, क्योंकि तत्कालीन साहित्यिक परंपरा में एक सर्वथा नई परंपरा को अपनाना, और दूसरा कि उस समय सामान्यतः लोग उस सत्ता के विरोध में कोई भी कथन नहीं कहते थे, और भूषण जैसे कवि ने इतना काव्य सर्जन किया कि जिसके कारण से निश्चित ही वे भी औरंगजेब के क्रोध के भागीदार बने होंगे। यदि यह कहावत सच है कि लोक को छोड़ तीनों चले शायर सूत सपूत, तो निस्संदेह भूषण हम ऐसे कवि ही उसको मान सकते हैं। लीक की परंपरा को छोड़कर जो चलने वाले तीन होते हैं ना मनुष्य, एक शायर और एक सूर और एक सपूत, भूषण उसमें ही आते हैं, जिन्होंने श्रृंगार रस के वर्णन के उस सपाट जो एक राजमार्ग था जिस पर वो भी चल सकते थे किंतु उस पर वह चले नहीं, उसका त्याग करके उन्होंने वीर रस की कठिन डगर को अपनाया, और यह उनके लिए एक अच्छा ही रहा, क्योंकि जितना प्रसिद्धि रीतिकाल में भूषण को इस क्षेत्र में मिली है वैसा हिंदी साहित्य में कोई दूसरा कवि हमें नहीं मिलता है। और यही कारण है कि भूषण पर जो भी जातीय आरोप लगाए जाते हैं वे सारे आरोप धीरे धीरे निराधार रूप में हमारे सामने आज हो जाते हैं। भूषण पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनके कुछ पंक्तियों को आप ध्यान में रखें। पहले तो कि उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि मैं कुछ पंक्तियां बता रहा हूँ, जैसे वेद राखे विदित पुराण राखे सारियत,
हिंदुअन की चोटी राखी, रोटी राखी सिपाहिन की, राख्यो हिंदुस्तानी हिंदुआन को तिलक राख्यो। ऐसी पंक्तियां भूषण के काव्य में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उसके आधार पर भूषण को सांप्रदायिक कवि जो ठहराते हैं वह पूरी तरीके से गलत है। उनको तत्कालीन समय और युग के अनुरूप ही भूषण का मूल्यांकन करना चाहिए। भूषण ने अपने साहित्य में हिंदू पुराण और वेद की दुहाई अवश्य दी हो, किंतु वह दुहाई एक स्व संस्कृति और स्व जाति के प्रेम की ही परिचायक मानी जा सकती है। और यही कारण है कि भूषण पर जो आरोप लगाए जाते हैं वह पूरी तरीके से उचित जान नहीं पड़ते हैं। एक स्थान पर जो महत्वपूर्ण जो आलोचक हैं, जैसे विनोद बिहारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना, इन दोनों की यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो विनोद बिहारी ने अपनी जो प्रवृत्ति है उसके प्रति भूषण ने एक प्रकार से जो बात प्रकट की है, आचार्य शुक्ल ने भी उसी की पुष्टि की थी। यह हम एक अलग से जो प्रश्न है हमारा, उसमें हम लेंगे कि भूषण की राष्ट्रीय भावना से संबंधित जो प्रश्न लेंगे हम, उस पर आपको इस चीज़ का पूरा अध्ययन करवाया जाएगा कि भूषण की जो राष्ट्रीय चेतना है, उस राष्ट्रीय चेतना पे उन पर जो आरोप हैं विभिन्न समालोचकों के, उनकी समीक्षा और उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। अभी परिचय रूप में केवल आप इस बात को ध्यान में रखें कि भूषण की जो राष्ट्रीय भावना है, उस राष्ट्रीय भावना में पूरी तरीके से देश के प्रति प्रेम, सांस्कृतिक जो अनुराग है ना, वही हमें अधिक मिलता है। और जो साहित्य प्रेम उनका दिखाई देता है, उसमें समाज और जन नायकों के प्रति जो एक अटूट श्रद्धा है, उसी का चित्रण सामान्य रूप से हमें देखने को मिलता है। भूषण सामान्यतः उस विलासीपूर्ण जीवन और जो कामुक जो प्रवृत्तियां राजा और दरबार में जो चली आ रही थी, उसका उन्होंने एक प्रकार से घोर विरोध ही किया है अप्रत्यक्ष रूप से। भूषण में से पहले जितने भी कवि हमें देखने को मिलते हैं हिंदी साहित्य में, रीतिकाल तक या रीतिकाल से पूर्व में भी, तो सामान्यतः उन्होंने किसी रूपवती कामिनी को ही, है ना, आधार बना करके अपने काव्य का सृजन किया। लेकिन भूषण पूरी तरीके से वीर रस के एक ओजस्वी कवि हैं और रीतिकाल की जो मूल प्रवृत्ति श्रृंगार परक है, उस पर भूषण का ध्यान, है ना, बहुत कम गया है। हम सारे पदों को यदि भूषण के देखें तो निश्चित रूप से भूषण के काव्य में इस प्रकार की प्रवृत्ति हमें कम मिलती है। अति श्रृंगारिकता के उस युग में भी भूषण की जो भावना है वह पूरी तरीके से वीर रस की ओजस्वी वाणी को व्यक्त करने में ही हमें अधिक दिखाई देती है। सामान्यतः भूषण के काव्य में भारतीय संस्कृति के प्रति जो आस्था है, उसी का स्वर अधिक मुखरित हुआ है। कवि भूषण के मन में भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था थी। जातीयता और हिंदुत्व की भावना के साथ राष्ट्रीय चेतना का जो प्रबल भाव था, और उस कारण से, और एक तो वो समय ही ऐसा था जब औरंगजेब के जो अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, तो उन अत्याचारों के विरोध में जो शिवाजी और छत्रसाल के द्वारा जो विरोध किया जा रहा था, और इसी कारण से भूषण ने इन दोनों नायकों को ही आधार बना करके अपनी स्वदेश प्रेम की भावना को व्यक्त किया था। ऐसा भी नहीं है कि भूषण के काव्य में हमें श्रृंगार बिल्कुल ही नहीं मिलता है, वह केवल छुटकर रूप में ही हम उसको मान सकते हैं। भूषण ने आचार्यत्व का निर्वहन भी किया था। यह भी कई बार हम जो लोग यह कहते हैं कि जो परंपरा में आचार्यत्व का निर्वाह करने वाला ही कवि श्रेष्ठ होता था, तो ऐसा नहीं है कि भूषण ने आचार्यत्व का निर्वहन नहीं किया। आचार्यत्व का गंभीर जो या सूक्ष्म प्रवाह है वह तो जरूर उनमें नहीं मिलता है, लेकिन शिवराज भूषण में रस, शब्द, शक्ति, नायिका भेद आदि का जो थोड़ा बहुत वर्णन है, बहुत कम देखने को मिलता है ना। उसके आधार पर हम उनको आचार्यत्व के संबंध में उनको कवि नहीं कह सकते। पाठ्य पुस्तक में जो भूषण के वीर रस से संबंधित जो पद होंगे, हम केवल उन्हीं का विशेष रूप से एक बार अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में
यही प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनता है भूषण का कि भूषण एक राष्ट्रीय कवि हैं। और दूसरी बात है कि यदि कोई अन्य प्रश्न भी भूषण का पूछते हैं, जैसे मान लीजिए भूषण के काव्य की भाव पक्ष की विवेचना, तो उसमें भी उसकी राष्ट्रीय चेतना को ही आपको अधिक लिखना पड़ेगा। इसलिए आज हम भूषण की जो राष्ट्रीय चेतना है उस राष्ट्रीय चेतना से संबंधित पद का अध्ययन कर रहे हैं। तेरो तेज, आप पद निकालें, भूषण का 14वां पद है ना, वह निकालें आप। तेरो तेज सिरजा समथ दिनकर सो, दिनकर सोहे तेरे तेज के निकर सो, भौशिला भूहाल तेरो जस हिमकर सोहे, हिमकर सोहे तेरे जस के अकर सो, भूषण भनत तेरो हियो रत्नाकर सो, रत्नाकर है तेरे हिय सुख सरसो, शाही के सपूत शिव शाही दानी तेरो कर, सुर तरु सोहे सुर तरु तेरे कर सो। कवि भूषण कहते हैं कि यहाँ पर पहले आप थोड़ा सा कठिन शब्द है उनको देख लें। जो समर्थ शब्द आया है पहले पंक्ति में वह है समर्थ और शक्तिशाली, और एक शब्द है दूसरी पंक्ति में निकर जिसका अर्थ है समूह, और तीसरी पंक्ति में भुआल शब्द है। जो भुआल है ना उसको राजा के रूप में संबोधित किया जाता है। और इसी तरीके से भूषण बनत रत्नाकर शब्द जो आया वह समुद्र के अर्थ में, और जो एक शब्द है इसमें अकर, अकर कहते हैं खान को। यहाँ पर हिमकर सोहे तेरे जस अकर सो, खान को। कवि भूषण कहते हैं कि हे समर्थ सरजा, सरजा यानी शिवाजी, महाराजा शिवाजी। समर्थ दिनकर सोए, दिनकर सूर्य को, तुम्हारा जो तेज है प्रताप है वह सूर्य के समान तेज है। दिनकर सोहे तेरे तेज के निकर सो, तेरे तेज के समूह से ही ऐसा लगता है जैसे सूर्य शोभायमान होता है। भूषण के काव्य में जो छत्रपति शिवाजी के प्रति जो एक मुक्त कंठ से उनके यशोगान का वर्णन है उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण भावना भी हमें देखने को मिलती है। यह पंक्ति उसी का एक उदाहरण है कि शिवाजी के तेज के समूह से सूर्य भी शोभायमान हो रहा है। यानी कहने का जो लेखक का आशय है वह यह कि शिवाजी बहुत प्रतापी और प्रभावशाली है। यहाँ भूषण के कई पदों को आप सीधे अभिधा रूप में न लेकर के उसको लक्षणा रूप में लेना पड़ेगा। भौशिला बुहाल तेरो जस हिमकर सो, हे भौशिला भोसला वंश था जो शिवाजी का, उसके राजा तेरा यश चंद्रमा के समान है। हिमकर, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, तेरा यश चंद्रमा के समान है, और चंद्रमा तेरे यश की खान से ही शोभित होता है। हिमकर सोहे तेरे जस के अकर सो, और चंद्रमा, अकर मैंने पहले कहा आपको खान, चंद्रमा तेरे खान, चंद्रमा तेरे यश की खान से ही जैसे चमक रहा हो, उसका शोभायमान हो रहा हो। भूषण आगे कह रहे हैं कि भूषण बन तेरो हिय रत्नाकर सो, रत्नाकर जो पूर्व में मैंने आपको बताया था इसका अर्थ रत्नाकर का समुद्र। कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि तेरा हृदय समुद्र जैसा है और रत्नाकर तेरे सुखदायी हृदय जैसा लग रहा है। यानी समुद्र भी तेरे सुखदायी हृदय जैसा प्रतीत होता है। शाहजी के सपूत, शाही के सपूत, शाहजी के सपूत, हे शिव शाही दानी तेरो कर, दानियों के बादशाह, सुर तरु सो है सुर तरु तेरे कर सो। अच्छी तरह इसको समझे। दानियों के बादशाह, तेरा हृदय तो कल्प वृक्ष सा है और कल्प वृक्ष तेरे हृदय जैसा है। यहाँ पर जो है अन्वय अलंकार का जो प्रयोग है वह किया गया है विशेष रूप से लेखक के द्वारा। उपमेय और का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ यहाँ पर। जो उपमेय है वह शिवाजी के तेज, यश और हृदय, कर, ये सभी उपमेय रूप में आए हैं ना, जिनकी तुलना सूर्य, हिमकर, रत्नाकर और कल्प वृक्ष से की गई है। इसको दोबारा समझ लें आप अच्छी तरीके से। जो शिवाजी का यह वर्णन, प्रत्येक पंक्ति में जो वर्णन आया है कि शिवाजी की पहली पंक्ति में तेज है, तो वह तेज किसके समान है? सूर्य। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान इन दोनों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उसी तरीके से दूसरी पंक्ति में, तीसरी और चौथी पंक्ति में भी जो यश, हृदय और उनके कर की जो
उपमेय रूप में यहाँ पर बताया गया है, उसके उपमान यहाँ पर सूर्य, हिमकर, रत्नाकर और कल्पवृक्ष बताए गए हैं। तो कुल मिलाकर भूषण के काव्य में एक जो अलंकारों की सहज और स्वाभाविक जो प्रयोग होते हैं हिंदी साहित्य में, वे प्रयोग भी हमें भूषण के काव्य में विशेष रूप से देखने को मिलते हैं।